लेट्स क्विकली रिवाइज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमने पिछली क्लासेस में किया है, तो वो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। नेकेड आईज से हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखाई देते। हमारा जो सबसे बड़ा सेल है ह्यूमन बॉडी का, वो भी हमारे हेयर के डायामीटर जितना है। हेयर का डायामीटर आप देखो, हेयर का डायामीटर कितना होता है? एक बाल का डायामीटर, उसके जितना सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उसके भी 1/100 होते हैं। 1/100 मतलब अगर आप उसके 100 हिस्से कर दोगे ना, उस डायामीटर के, उतने छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं वायरसेस। तो वायरसेस जो है वो और भी बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। दो तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम यूजुअली नॉर्मल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखते हैं, लेकिन वायरस देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ओके, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वो सबसे ठंडा इलाका है, चाहे वो सबसे गर्म इलाका है, चाहे हमारी बॉडी है, चाहे हमारा इंटेस्टाइन है, चाहे हमारा माउथ है, हमारे आसपास का एरिया है, पानी, नमक वाला पानी है, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, डेड एंड डिकेइंग मैटर है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सब जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, सलाइन वाटर में, आइस कोल्ड वाटर में, मार्शी एरियाज में, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, बॉडी के ऊपर एनिमल्स की, बॉडी के अंदर एनिमल्स की, एयर में, सॉइल में, वाटर में, हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। गॉट इट? यस मैम। ओके, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये माइक्रोस्कोप है जो जिसके आपको पार्ट्स बताए मैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है आई पीस। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड आई पीस। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली अंदर लेंस प्रेजेंट होता है, जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। इसका काम क्या है? मैग्निफिकेशन देना। यही काम है ना इसका, कि छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना। तो मैग्निफिकेशन देना जो है माइक्रोस्कोप का काम है। और ये इसका माइक्रोस्कोप का आई पीस है, जिसके अंदर लेंस होता है, जो 10 से 15 गुना ज्यादा आपको पावर देता है किसी भी चीज को बड़ा करके देखने की। उसके बाद आ गई बॉडी ट्यूब। दिस इज द बॉडी ट्यूब। ये जो बॉडी ट्यूब है ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट है यहाँ पर। ये ऑब्जेक्टिव लेंस को जोड़ती है आई पीस से, बॉडी ट्यूब। दिस इज बॉडी ट्यूब। देन इज दिस इज आर्म। ये जो आर्म है, ये बॉडी ट्यूब को माइक्रोस्कोप के बेस, ये माइक्रोस्कोप का बेस है, इसके साथ ये बेस है ना माइक्रोस्कोप का पूरा, तो ये इसको इससे जोड़ रही है। दिस इज द आर्म। गॉट इट? यस मैम। ओके, देन वी कम टू कोर्स एंड रफ एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट नाम ही बता रहा है कि मोटा मोटा आपको एडजस्ट करना है किसी भी चीज को। तो कोर्स और रफ एडजस्टमेंट मतलब कि आपने किसी भी चीज को मोटा मोटा जनरल फोकस में लेके आना है। दैट इज डन यूजिंग द कोर्स फोकस। ये देखो, ये जो बटन दिख रहा है ना आपको, दिस इज द कोर्स फोकस। गॉट इट? ओके, यस मैम। दिख रहे हैं ना आपको लॉन्ग लॉन्ग सिलेंड्रिकल लेंसेस, दीज आर द ऑब्जेक्टिव लेंसेस। 4 है ना इसमें, दीज आर द ऑब्जेक्टिव लेंसेज ऑफ डिफरेंट पावर्स। डिफरेंट पावर्स के ऑब्जेक्टिव लेंसेज है। अब ये एक ही बेस से अटैच्ड है, उसको बोलते हैं नोज पीस, जिनसे ये रोटेट करते हो आप। दिस इज द नोज पीस। ओके। देन इज स्पेसिमेन एंड स्लाइड। ये देखो बेटा, ये जो स्टेज दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं मैकेनिकल स्टेज, जहां पर आप अपनी स्लाइड रखते हो। आपने देखा है कभी ब्लड टेस्ट कराया हो तो ऐसी ग्लास की स्लाइड्स होती हैं, है ना, इसके ऊपर आप
का ड्रॉप ले लेते हैं और फिर ऐसे उसको फैला देते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ स्लाइड। ये ग्लास की रेक्टेंगुलर स्लाइड होती है जिसके हम ऊपर हम अपना स्पेसिमेन रखते हैं और उसको हम यहाँ स्टेज पर फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेज क्लिप्स। ये जो दो क्लिप्स दिख रही है ना आपको, दीज आर कॉल्ड स्टेज क्लिप्स। ओके और यहाँ पर आप अपनी स्लाइड रख लेते हो, ठीक है। और मेटल क्लिप्स जो है वो उनको उसको पकड़ लेती हैं। वो जो स्टेज क्लिप्स होती है वो मेटल की बनी हुई होती है, वो उसको पकड़ लेती हैं और उसको हिलने नहीं देती हैं। देन स्टेज की हाइट एडजस्टमेंट। स्टेज की हाइट एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ से कंट्रोल होगी, स्टेज कंट्रोल से। मतलब आपको कितनी ऊपर लेके आना है स्लाइड को, कहाँ पर रखना है जहां पर आप उस स्पेसिमेन को क्लियरली देख पाओ, तो वो हाइट एडजस्टमेंट्स जो है वो स्टेज कंट्रोल से होती है। देन यहाँ पर आपको ये नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, जिसको इल्यूमिनेटर लिखा है। इल्यूमिनेटर का मतलब होता है लाइट का सोर्स। लाइट का सोर्स यहाँ से क्या है, लाइट आती है जो यहाँ पर एक इरिस डायफ्राम लिखा हुआ है ना, इसके अंदर से लाइट अंदर आती है और यहाँ पर ना एक होल होता है स्टेज के ऊपर, अपर्चर कहते हैं उसे। अपर्चर का मतलब होल होता है, ये बिल्कुल स्टेज के बीच में होता है। यहाँ से नीचे से लाइट जो है वो ऊपर आती है स्लाइड पे और आपको जो चीज देखनी है उसको इल्यूमिनेट करती है। इल्यूमिनेट का मतलब उसको रोशनी देती है, अभी देख पाओगे ना आप। गॉट इट? ओके यस मैम। इल्यूमिनेटर हो गया, मतलब सोर्स ऑफ लाइट। आइरिस डायफ्राम जो है वो एक कंट्रोल एरिया होता है जो कंट्रोल करता है कितनी लाइट अंदर जाएगी, ये रेगुलेट करता है इल्यूमिनेटर से जो लाइट आ रही है उसको। और यहाँ पर ये अपर्चर होता है जो जहां से लाइट जो है वो स्पेसिमेन पे फोकस होती है। ओके मैम। देन बीच, अब ये जो इरिस डायफ्राम के बीच में ना कंडेंसर प्रेजेंट होता है जो लाइट को बिल्कुल फोकस करता है जिस एरिया पे हमें चाहिए, वो हमें दिखाई नहीं देता, कंडेंसर अंदर होता है, ठीक है। और ये जो है ये बेस है माइक्रोस्कोप का। हैव यू अंडरस्टूड द पार्ट्स? यस मैम। ओके। अब टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेटा यूजुअली ना 5 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ये आपने ना पहले पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं? याद आया कुछ? यस मैम। बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फाइनली वायरस। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट हो, जैसे कि अमीबा, ठीक है। मल्टी सेल्युलर मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हो। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाना भी चाहिए, ठीक है, फूड भी चाहिए। अब वो फूड या तो खुद बनाएंगे या तो ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ऑटोट्रॉफ्स वो जो खाना अपना खुद बनाते हैं, ओके। तो ऑटोट्रॉफ्स होंगे तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होनी चाहिए, है ना? यस मैम। फिर ये हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करेंगे खाने के लिए, ठीक है। अब अगर ये हेट्रोट्रॉफ्स होंगे तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब कि दूसरे की बॉडी के अंदर रहने वाले। और ये सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, मतलब कि डेड और डिकेइंग मैटर पे जीने वाले। गॉट इट? यस मैम। ओके। सो उसके बाद आ जाता है ये जो मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली वो तो होते हैं हार्मलेस। हार्मलेस मतलब ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हमें कोई नुकसान नहीं दे रहे मोस्टली। बट कुछ जो होते हैं, सम आर हार्मफुल। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस। हार्मफुल और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल कैसे हुए? क्योंकि ह्यूमंस में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। जो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिजीज, ठीक है ना? यस मैम।
चीज में कोई भी चेंज आ जाता है बॉडी में, तो दैट इज कॉल्ड अ डिजीज्ड कंडीशन। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब ऐसे कंडीशंस कॉज करते हैं तो इट इज कॉल्ड अ डिजीज। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Gagan, we are quickly revising the topic. Okay, Gagan and Bindu? Yes, ma'am. Okay. Then we come to different types of microorganisms. मैंने आपको बताया हम 5 माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और उनको क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट तरह की उनकी शेप के अकॉर्डिंगली। कोई स्फेरिकल होगा, कोई रॉड शेप्ड होगा, कोई कॉमा शेप्ड होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको क्लासिफाई भी करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो हमने एक्चुअली में जब हमने सेल का स्ट्रक्चर किया था तो हमने सेल में ना 2 तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। साइन, हमने 2 तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि एक होता है प्रोकैरियोट, ये भी आपको पहले पढ़ा हुआ है आपने, रिवाइज हो जाएगा आपका। एक प्रोकैरियोट्स होते हैं और एक यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें जो न्यूक्लियस है ना वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो डेवलप न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, और यूकैरियोट्स वो होता है जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब इसमें जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और इसमें एक चीज और होती है, वो होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मतलब जैसे कि गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो ऑर्गेनेलीज जिस सेल में प्रेजेंट होती है, जिन सेल्स में, दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिनमें एब्सेंट होती है दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स है उनमें जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होएगी, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होएगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। लेकिन ये चीज जो है ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो इस तरीके से न्यूक्लियोइड की में प्रेजेंट होता है, नेकेड होता है जेनेटिक मटेरियल। गॉट इट? Yes, ma'am. Gagan, have you got it? Okay. Yes, ma'am. और जो बैक्टीरिया है ना वो सबसे प्रिमिटिव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराने, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ, प्रिमिटिव सबसे पुराने। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, और क्या फीचर है इनका कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है। और ये कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं? किंगडम मोनेरा, ये आपको याद करना है। किंगडम मोनेरा में सिर्फ 2 मेंबर्स आते हैं, एक है बैक्टीरिया और एक है साइनोबैक्टीरिया। तो ये दोनों जो है मेंबर्स आते हैं किंगडम मोनेरा में। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, साइज क्या है इनका बैक्टीरिया का? साइज जो है वो 0.2 to 10 माइक्रोन्स होता है। 1 माइक्रोमीटर्स इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर्स। तो इनका जो साइज है वो हो गया 0.2 to 10 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, इतने छोटे होते हैं, तो हम इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं। देन वी कम टू डिफरेंट शेप्स। अब अगर आप शेप की बात करो ना तो ये देखो, जो स्फेरिकल शेप की होते हैं उनको बोलते हैं कोकाए, बिल्कुल बॉल के जैसे। दीज आर कॉल्ड कोकाए। कोकस, एक को आप बोलोगे कोकस, बहुत सारे हैं, प्लूरल है तो इट इज कॉल्ड कोकाए। अब जो ये कोकस कोकाए हैं ये अगर क्लस्टर्स की फॉर्म में, ग्रेप्स के जैसे पड़े हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में, दे आर कॉल्ड स्टेफाइलोकोकाए। ओके, इफ दे आर प्रेजेंट लाइक अ चेन, एक चेन बना रहे हैं। ठीक है, जो अगर क्लस्टर्स में पड़े हैं तो स्टेफाइलोकोकाए, अगर चेन बना रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकाए। अगर दो के ग्रुप में पड़े हैं, अगर पेयर्स में पड़े हैं, 2 के ग्रुप में पड़े हैं तो दे आर कॉल्ड डिप्लोकोकाए। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, दीज आर रॉड शेप्ड। जो रॉड शेप्ड होते हैं उनको बोलते हैं बैसिलस। सिंगुलर इज बैसिलस, प्लूरल इज बैसिलाई। गॉट इट? Yes, ma'am.
तो कॉमे की शेप के होते हैं, जैसे कॉमा होता है ना, ऐसे कॉमा की शेप के, दीज आर विब्रियो। जैसे कि कॉलरा, कॉलरा जो बीमारी है वो किससे होती है, वो विब्रियो कॉलरे से होती है। तो इसका मतलब है कि जो ये बैक्टीरिया है ना विब्रियो कॉलरे, ये जो है ये कॉमा शेप का बैक्टीरिया है। ऐसे ही अगर आप निमोनिया की बात करो ना, तो निमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोनिमोनिया से होता है। तो उसका मतलब कि वो ऐसे चेन की फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बैक्टीरिया का नाम है जो निमोनिया करता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस से आपको आइडिया हो गया कि वो इस तरह का होगा, इस तरह की अरेंजमेंट होगी उसकी, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पाइरिला। स्पाइरिला का मतलब है कि होंगे तो रॉड शेप, लेकिन वो ट्विस्टेड होंगे। आप सबने पास्ता खाया, ट्विस्टेड पास्ता, तो यस मैम। होती है स्पाइरलम की, ठीक है। ओके। देन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में बेटा देखो, इसमें ये सबसे बाहर वाला जो लेयर है, इट इज कॉल्ड द कैप्सूल। ये जो है इसको कैप्सूल कहते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को। इसके अंदर वाला ये वाला जो लेयर है, इट इज कॉल्ड द सेल वॉल। इसको बोलते हैं सेल वॉल। और ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिकली आपको बैक्टीरिया का बता रही हूं मैं, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर ये पिलाए प्रेजेंट होते हैं, ये स्पाइक्स प्रेजेंट होती है, तीखे तीखे से पिन पॉइंट एरियाज प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड पिलाए, ठीक है। और इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। राइबोसोम्स ये सर्कुलर बॉडीज आपको दिखाई दे रही है। ये जो अंदर आपको रेड कलर का बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द न्यूक्लियोइड। ये जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोइड यू कैन से, ओके। ओके। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और इसके अंदर ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स, प्लाज्मिड्स और ये जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। वी हैव ऑलरेडी डन दिस, वी आर जस्ट क्विकली रिवाइजिंग इट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया था कि है ये जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ? हाँ जी साई, कौन सा हुआ? हेट्रोट्रॉफिक। बेटा म्यूट कर लो, जब मैं बोलूं ना तभी आप अनम्यूट करना, पीछे से शोर आ रहा है आपको। हेट्रोट्रॉफिक हो, हेट्रोट्रॉफिक में ये दोनों हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक, प्लीज म्यूट योरसेल्फ साइन, यस, सैप्रोफिटिक भी होते हैं ये और पैरासिटिक भी होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब कि डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करने वाले, और पैरासिटिक का मतलब जो कि अपने दूसरे होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे हमारे पेट में वर्म्स रहते हैं ना, तो वो पैरासाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उस तरीके से। और ये कैसे, ये सरवाइव कैसे करते हैं? ये ना बहुत पावरफुल एंजाइम सिक्रीट करती हैं जो कि खाने को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और फिर ये उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके मैम। देन वी कम टू रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में क्या होता है? बेसिकली जो ग्लूकोज होता है ना, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, जो ग्लूकोज है उसके ऊपर ऑक्सीजन जो है उसकी हेल्प से उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड एटीपी में मतलब एनर्जी में। तो इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस जो कि ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होता है। इसमें क्या होता है? एटीपी प्रोडक्शन होती है। एटीपी क्या है? एनर्जी हाउस है हमारा, ठीक है। अब ये एटीपी जो है वो किस लिए चाहिए हमें? बहुत सारे काम होते हैं हमारी बॉडी में, उनके लिए, हमें जिंदा रहने के लिए। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी जिंदा रहने के लिए एटीपी की जरूरत है। उनकी बॉडी में भी ग्लूकोज बनता है जिससे कि एनर्जी आती है और वो अपने काम कर पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके मैम। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने ही तरह के और सेल्स को बनाना।
तो बेसिकली बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है, मतलब कि एक सेल जो है वो डिवाइड होके दो एक जैसे सेल बना लेता है। फिजन मतलब टूटना, बाइनरी मतलब दो में, तो दो सेल्स बनेंगे, दो डॉटर सेल्स बनेंगे और एक सेल टूट के दो डॉटर सेल्स बनाएगा, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। ये एक एसेक्सुअल प्रोसेस है। दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है सेक्सुअल प्रोसेस, एक होता है एसेक्सुअल प्रोसेस। सेक्सुअल प्रोसेस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं, जो आपको जब मैं पढ़ाऊंगी चैप्टर आगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो इसमें देखो ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, उससे दो सेल्स बन रहे हैं, इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहते हैं और ये एसेक्सुअल मेथड है, इतना याद रखना है आप, ठीक है। तो कई जो सेल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं अपने डॉटर सेल्स, तो वो 10 to 15 मिनट्स में ही बहुत सारे बन जाते हैं, और कई जो है वो स्लोली रिप्रोड्यूस करते हैं, डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। देन वी कम टू वायरस। वायरस जो है वो इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन्स का मतलब होता है कि इनके बाहर एक प्रोटीन का कोट प्रेजेंट होता है और अंदर जो है इनके जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ नहीं होता है इनके। ये जो है ये ट्रांजिशन है इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि ना तो ये जिंदा है ना ये मरे हुए हैं, ये बॉर्डर लाइन पे है लिविंग और नॉन लिविंग की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि ये डिवाइड हो सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, जब ये किसी भी होस्ट की कांटेक्ट में आएंगे तो ये होस्ट के सेल में एंटर कर जाएंगे, अपने प्रोटीन को छोड़ देंगे, ये प्रोटीन कोड को छोड़ देंगे और ये जैसे कि ये सेल आया, इसके अंदर ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ एंटर कर जाएगा और इसको अपना होस्ट बना लेगा और इसके अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा और अल्टीमेटली इसकी वॉल को तोड़ के बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे, जो कि और सेल्स को होस्ट बनाते चले जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड कैसे रिप्रोड्यूस करता है ये, क्यों ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ट्रांजिशन है, क्योंकि इसके पास अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर इसको होस्ट बॉडी नहीं मिलेगी तो ये नॉन लिविंग है। अगर ये कहीं पे भी पड़ा है और सपोज करो कोरोना का वायरस है, वो कहीं पे भी पड़ा है, आपने उसको हाथ नहीं लगाया, आपकी बॉडी ने उसको सेल्स नहीं दिए मल्टीप्लाई होने के लिए, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और उसका एक टाइम पीरियड होगा, उसके बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको होस्ट सेल मिल जाएगा तो ये उसकी बॉडी में घुस जाएगा और थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बना देगा। अंडरस्टूड? साइज क्या है इनका, साइज जो है वो 0.02 to 0.35 माइक्रोमीटर्स, 0.02 to 0.35 माइक्रोमीटर्स, बहुत छोटे होते हैं बैक्टीरिया से ये, ठीक है। और इनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, जो मैं आपको बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ ना कि वायरसेस सबसे छोटे होते हैं और इनको सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। स्ट्रक्चर क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि एक प्रोटीन का कोट होता है बाहर और अंदर उसके न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये एक वायरस है, इसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है और ये प्रोटीन कोट है प्रेजेंट। सपोज आप कोरोना वायरस ले लो तो इसके ऊपर स्पाइक्स बना लो तो ये कोरोना वायरस बन जाएगा और कुछ नहीं होता इसमें। रेबीज का वायरस हो चाहे कोई भी वायरस, उसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होएगी, जो डीएनए भी हो सकती है और आरएनए भी हो सकती है। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये दूसरे लिविंग सेल्स के ऊपर जिंदा रहते हैं, होस्ट सेल्स के ऊपर। डिफरेंट शेप्स हो सकती है, स्फेरिकल हो सकते हैं, रॉड शेप्ड हो सकते हैं, कोई भी शेप हो सकती है, ऐसे भी हो सकते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं वायरसेस। देन रिप्रोडक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या करेंगे, ये अपना प्रोटीन कोड छोड़ देंगे और होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और उसकी मैकेनिज्म को यूज करके ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे, अंदर डिवीजन चलती रहेगी इनके और फाइनली ये वॉल को तोड़ेंगे बैक्टीरियल सेल की या जो भी होस्ट सेल है उसकी, और ये बाहर निकल आएंगे। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मीजल्स का सेल। अब ये जो ना ये बड़ी स्पेसिफिक है, जैसे कि कोई मीजल्स का वायरस का सेल है तो वो स्किन के ही सेल्स को अफेक्ट करेगा, मतलब कि नर्वस टिश्यू को अफेक्ट करेगा, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का जो सेल है वो भी
आपके बेसिकली स्किन के सेल्स को डैमेज करेगा। ऐसे ही जो रेबीज और पोलियो सेल्स होते हैं ना, ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। स्किन के सिस्टम को अफेक्ट कौन करता है? स्मॉल पॉक्स और मीजल्स। और रेबीज जो पोलियो वायरस है ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगा, मतलब कि नर्वस टिश्यू को अफेक्ट करेगा, ये डोमेटिक टिश्यू को अफेक्ट करेगा। डर्मेटोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, फ्लू वायरस जो है वो थ्रोट के और नोज के सेल्स को अफेक्ट करता है। See, this is the structure that I have already explained. इसमें क्या है कि इसमें एक वायरस ने बैक्टीरिया को अटैक कर दिया, बैक्टीरिया को होस्ट बना लिया है, तो इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। Got it? When virus attacks a bacterial cell and makes it as its host, it is called a bacteriophage. This is the structure of a bacteriophage. ये उसका कैस्पिड हेड है, इसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, जो डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकती है। ये उसका कॉलर है, ठीक है, और ये उसकी शीथ प्रेजेंट है। इसको हम कलेक्टिवली कॉलर और शीथ को टेल कहते हैं, ठीक है। और ये नीचे बेस प्लेट है, ये इसकी छोटी छोटी सी स्पाइक्स प्रेजेंट है, और ये इसकी टेल फाइबर्स है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियोफेज। यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। ओके, दैट्स ऑल। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।